हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं तेरे प्यार में पागल भाग 2। इससे पहले इस स्टोरी का पहला भाग अपलोड हो चुका है। प्लीज़ आप सभी लोग उस भाग को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप सभी ने अब तक पढ़ा था श्रद्धा श्रेया के साथ अपनी डांस क्लास जा रही है, जहां उसकी स्कूटी की टक्कर विराट की मर्सिडीज से हो जाती है। विराट जो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है श्रद्धा का चेहरा देखने का, मगर वो उसका चेहरा नहीं देख पाता है क्योंकि श्रद्धा के चेहरे पर बार बार उसकी जुल्फ़ें आ रही थी तेज तूफान की वजह से। तभी विराट अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है क्योंकि वो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था श्रद्धा के चेहरे को देखने के लिए। तो इतना आप पिछले भाग में देख चुके थे, अब देखते हैं आगे। विराट सिंघानिया कंपनी के गेट पर ही था। जैसे ही उसकी मर्सिडीज वहां पर रुकी, ड्राइवर ने गेट खोला तो विराट गाड़ी से उतरा और ऑफिस में जाने लगा। तभी उसकी नज़र अचानक से अपनी मर्सिडीज की हेडलाइट पर पड़ती है, जिसे देखकर उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं गुस्से में, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो जिस गाड़ी में आ रहा है, जिसमें तो हेडलाइट ही नहीं है। विराट को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि उसकी कोई भी चीज़ पर जरा सी भी खरोंच तक आए। और फिर यहाँ तो हेडलाइट ही टूट गई थी। उसने अपने ड्राइवर रोहन की तरफ गुस्से में इशारा किया और गुस्से भरी नज़रों से उसे घूरने लगा और बोला कि रोहन, क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने कितनी बड़ी गलती करी है? रोहन की तो रूह जैसे कांपने लगी थी। विराट का गुस्सा देखकर रोहन ने कहा, सर, वो उस लड़की की स्कूटी से हेडलाइट टूट गई थी। विराट 2 कदम रोहन की तरफ आगे बढ़ा और रोहन का कॉलर पकड़ते हुए बोला कि हेडलाइट टूट गई थी तो तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? तो रोहन बोलता इससे पहले कुछ तो विराट बोलता है, विराट सिंघानिया जो अपनी किसी चीज़ पर एक दाग तक नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो इस मर्सिडीज में आया है जिसकी हेडलाइट ही नहीं है। अभी के अभी इस मर्सिडीज को आग लगा दो और मुझे उस लड़की की पूरी डिटेल चाहिए जिसने विराट सिंघानिया की मर्सिडीज में टक्कर मारने की हिम्मत की है। इतना बोलकर विराट ने उसे गुस्से में झटक दिया और अपने ऑफिस के अंदर चला गया। रोहन बस विराट को जाता देखता रहा और उसके हाथ पैर तो जैसे कांपने लगे थे विराट का गुस्सा देखकर। सभी स्टाफ वाले भी डर गए और समझ गए कि ज़रूर आज तो कुछ हुआ है जिससे आज बॉस का मूड बहुत ज़्यादा खराब है। विराट ने किसी से भी बिना कुछ बोले सीधा अपने कैबिन में आ गया, कुछ फाइल्स उठाई और मीटिंग रूम में चला गया। बीच में एक हैंडसम सा लड़का बैठा हुआ था जिसके चारों ओर लोग बैठे हुए थे जो उसे बस ऐसे देख रहे थे जैसे शेर के सामने कुछ इंसान जो मरने वाला हो। वो अपने मन ही मन सोच रहे थे कि आज तो भगवान ही हमें बचा सकता है। विराट जो गुस्से के मारे सभी को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी के अभी खा जाएगा। विराट ने फिर अपनी तेज आवाज में बोलते हुए कहा कि लगता है कि आप सभी लोग कंपनी में काम करना ही नहीं चाहते हैं। आप लोगों को कंपनी पसंद नहीं आ रही। अगर आप सब लोग ऐसे ही काम करते रहे तो बहुत ही जल्द हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे लगता है कि आप सभी को हमारी कंपनी पसंद नहीं आ रही है, इसी वजह से आप काम नहीं करना चाहते। सभी लोग बोलते हैं, सर, ऐसी बात नहीं है, हम बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं सभी प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। विराट बहुत ही गुस्से में बोलता है कि आपकी कोशिश कब तक कंप्लीट हो जाएगी, ज़रा मुझे भी तो पता चले। मुझे भी देखना है कि आप सभी लोग कितने तक जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं। ये लास्ट चांस है अपने आप को साबित करने का, नहीं तो बिना किसी को रिज़ाइन लेटर दिए आप सबको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। विराट अपने मैनेजर कबीर की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है कि इन सभी की हाफ सैलरी काट ली जाए। इतना बोलकर वो अपने कैबिन में चला जाता है। विराट अपने कैबिन में आकर बैठ जाता है और न्यू प्रोजेक्ट की मीटिंग अटेंड कर ही रहा था। तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा धीरे से खुलता है और एक खूबसूरत सी लड़की अंदर आती है। विराट उस लड़की की तरफ अपनी नज़र तक नहीं डालता है और वो अपने काम में इस तरह से बिजी रहता है जैसे वो जानता ही नहीं उसके कैबिन में कोई और भी बैठा है। वो लड़की भी विराट के बगल में पड़ी चेयर पर जाकर बैठ जाती है और विराट को घूर घूर के देखने लगती है। जैसे ही विराट की मीटिंग
ख़त्म होती है उसने अपना फ़ोन टेबल पर रखते हुए उस लड़की की तरफ देखा और अपनी आंखें चढ़ाते हुए थोड़ा सा गुस्से में बोला कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो लड़की विराट के भाई की गर्लफ्रेंड थी, जिसकी पहले विराट से ही शादी होने वाली थी, मगर विराट ने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसके छोटे भाई अक्षत सिंघानिया ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था। उस लड़की का नाम था अंजलि। अंजलि जो बहुत ज़्यादा करीब आना चाहती थी विराट के, मगर विराट उसे कभी ऐसा नहीं करने देता था। पहले तो उसे दिल ही दिल बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि कितनी कोशिश करने के बाद भी विराट उसे आज तक अपने करीब तक नहीं आने देता है। कैसा इंसान है ये। तभी वे बहुत ही ज़्यादा रोने वाली शक्ल बनाकर एक्टिंग करती है कि विराट जी, मुझे एक्चुअली में आपसे कुछ बात करनी थी। मैं एक पार्टी में जाना चाहती थी, मगर आज छत यहाँ पर नहीं है। तभी विराट अंजलि की बात काटते हुए बीच में ही बोलता है कि तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगर अक्षत यहाँ पर नहीं है तो मैं क्या करूँ। तुम अकेली चली जाओ। अंजलि ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए जल्दी से बोला कि हाँ, मैं अकेली तो चली जाती मगर मैं वहाँ पर नहीं जा सकती। तो विराट ने अंजलि की तरफ सवारियाँ नज़रें से देखा और बोला कि क्यों अंजलि, तुम वहाँ क्यों नहीं जा सकती। अंजलि बोलती है कि विराट जी, वहाँ पर कपल्स के साथ ही एंट्री होती है, बिना कपल्स के वहाँ पर एंट्री नहीं होती है। तो आप मेरे साथ चलेंगे तो मुझे एंट्री मिल जाएगी। प्लीज़ विराट जी, आप इतना तो कर ही सकते हैं। आखिर मैं आपके भाई की गर्लफ्रेंड हूँ, और वैसे भी शाम को तो आपको कोई भी काम नहीं होता है ना, तो आज आप फ्री ही रहेंगे। और जिस पार्टी में मैं जाने के लिए आपसे बोल रही हूँ वहाँ आपको भी जाना होगा, क्योंकि वो पार्टी मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन अभिनव शर्मा के यहाँ पर है। तो आप तो पहले से वहाँ पर इनवाइटेड होंगे ना एज अ गेस्ट। विराट को दिल ही दिल पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि विराट सिंघानिया से अंजलि अब बताएगी कि उसे क्या करना है और कहाँ जाना है। फिर उसने चिढ़ते हुए बोला कि तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो, मेरी नहीं हो, जो मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाऊँगा। और हाँ, आइंदा से इस तरह से फालतू की बकवास करने के लिए मेरे कैबिन में तो कभी भी मत आना। तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अंजलि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसका मन तो कर रहा था कि जैसे वो अभी कुछ उठाकर विराट के सिर पर जोर से मार दे और उसका अभी के अभी खून ही कर दे, मगर अंजलि ऐसा नहीं कर सकती थी। अंजलि ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और शांत होते हुए वहाँ से गुस्से में पैर पटकते हुए चली जाती है। इधर श्रद्धा श्रेया के साथ अपनी डांस क्लास जाती है। जैसे ही वो अंदर पहुंची, वो अपने मन में बोलती है कि हे भगवान जी, हे मेरे कृष्णा जी, बस आज अरुणा मैडम में से डांट खाने के लिए बचा लेना। श्रेया भी पहले तो घबराती है अरुणा मैडम को देखकर, फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं श्रद्धा, तू परेशान मत हो, जो होगा देखा जाएगा। श्रेया श्रद्धा का हाथ पकड़ती है और क्लास के अंदर चली जाती है, जहां पहले से ही अरुणा मैडम सभी लड़कियों को डांस सिखा रही थी। श्रद्धा और श्रेया भी वहां पहुंचती हैं, तो उसकी नज़र जब श्रद्धा और श्रेया पर पड़ी तो वे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोली कि आ गई महारानी, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की, जो आपकी इस क्लास में आने की मर्जी हो गई। बोलिए आप दोनों के लिए क्या मंगवाया जाए, चाय कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक, क्या लेना पसंद करेंगी आप दोनों। तभी वहाँ सभी लड़कियाँ जो खड़ी थीं वो देखकर हंसने लगती हैं, जिससे श्रेया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अरुणा मैडम धीरे धीरे गुस्से में श्रेया और श्रद्धा के करीब जाने लगती हैं। उन दोनों का दिल तो बस जोर जोर से धड़कने लगता है। श्रद्धा धीरे से बुदबुदाई, यार ये हमारे इतने करीब क्यों आ रही हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार, कहीं ये हमें कुछ बोल ना दे। श्रेया श्रद्धा का हाथ पकड़ती है और उसे हिम्मत देते हुए बोलती है कि तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू क्यों डरती है। तभी श्रद्धा उसको देखने लगती है। अरुणा मैडम उनके करीब जाकर बोली, आज से तुम्हारी डांस क्लास बंद, तुम जैसी राजकुमारियों को डांस नहीं सिखा पाऊंगी मैं। वो गुस्से में उन दोनों को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती हैं। श्रद्धा अरुणा मैडम से माफ़ी मांगती है, इससे पहले वो बोलती ही कुछ, आप दोनों यहाँ से जा सकती हैं, इतना बोल देती हैं। श्रद्धा बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है, मगर अरुणा किसी भी कीमत पर उन्हें डांस क्लास में लेने के लिए अब राज़ी नहीं हो रही थी। श्रेया को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो गुस्से में अरुणा मैडम से बोल ही देती है कि आपसे अच्छा डांस तो कोई भी सिखा सकता है, आप क्या इतना ज़्यादा अपने डांस पे इतराती रहती हैं, आपको खुद डांस ही नहीं आता है, आप मोटी हो, चुड़ैल हो कहीं की।
हमें आपके यहाँ डांस सीखना ही नहीं है। श्रद्धा बहुत ज़्यादा श्रेया को रोकती है, मगर श्रेया की हरकतों की वजह से अरुणा मैडम को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे उन दोनों को ही धक्के मार के अपने क्लास से बाहर निकाल देती हैं। श्रद्धा और श्रेया दोनों ही क्लास के बाहर आ जाती हैं। श्रद्धा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में श्रेया पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि तेरी वजह से ही आज हम दोनों को क्लास से बाहर निकाल दिया है अरुणा मैडम ने। अब बता मैं कैसे डांस क्लास सीखूंगी। पहले तो तू उस मर्सिडीज वाले से जाकर टकरा गई और अब अरुणा मैडम से लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो चुका है। क्या क्या ज़रूरत थी तुझे अरुणा मैडम से बहस करने की। बोल, हमें वहाँ डांस सीखना है कि उनके साथ रहना है। अब हम क्या करेंगे। श्रेया श्रद्धा की तरफ देखकर रोने जैसी शक्ल बनाकर बोलती है कि यार प्लीज़ माफ़ कर देना, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया है ना। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है कि कोई भी तुझे कुछ बोले। इधर विराट अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था कि तभी अचानक से उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया और वे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए उसने अपना फ़ोन टेबल से उठाकर एक नंबर को डायल किया। जैसे ही फ़ोन उठाकर विराट ने गुस्से से कहा कि तुम जहाँ कहीं भी हो अभी के अभी बस 5 मिनट में मेरे कैबिन में आओ, नहीं तो तुम इसका अंजाम बहुत बुरा देखोगे। उधर से कोई बोल पाता इससे पहले ही विराट ने फ़ोन काट दिया और अपनी नज़रें फिर से लैपटॉप में घुसा दी। कुछ ही देर बाद विराट के कैबिन में डोर पर किसी ने नॉक किया। विराट ने तेज आवाज़ में बोला कि अंदर आओ। इतना बोलकर वह फिर से अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। तभी दरवाज़ा खुलते ही एक हैंडसम सा लड़का अंदर आया और विराट के पास जाकर उसके गले लगते हुए बोला कि भाई भाई मेरे प्यारे भाई, लगता है कि आपको भी मेरी याद कुछ ज़्यादा ही आने लगी है आजकल, इसीलिए देखिए आपने खुद ही मुझे अपने कैबिन में बुला लिया फ़ोन करके। विराट ने बिना उसकी तरफ देखे उसके हाथों को कस के झटका और फिर गुस्से से उसने अपने लैपटॉप से अपनी नज़रें हटाई और तिरछी नज़र से उसे घूरते हुए उस हैंडसम की तरफ देखा और बोला कि मुझे लगता है कि तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए हो ना, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ याद दिलाना पड़ेगा। अच्छा, समझ गया कि विराट का मूड किसी बात से बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो डर के मारे दूर खड़ा हो गया और बोलने लगा, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मैं तो अपने काम को अच्छी तरह से कर रहा हूँ, मैं तो बस अपने काम में ही बिजी रहता हूँ हमेशा। आप भी कभी काम से अपना मन हटा लिया करिए, दिन भर बस काम काम करते रहते हैं आप। अभी जवान है, हैंडसम है। विराट गुस्से से उसकी तरफ आंखें चढ़ाते हुए घूरने लगता है और बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगे हो आजकल। अक्षत विराट के सामने अपना सिर झुकाए खड़ा हुआ था। तभी विराट उसे घूरते हुए बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट मिल गई है आजकल, जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारे काम ही नहीं दिखाई देते हैं। जब से मैंने तुम्हें मिस्टर जिंदल के प्रोजेक्ट को अकेले करने के लिए कह दिया है ना, तुम तो जैसे सब कुछ भूल ही गए हो, अपने हिसाब से हर काम करने लगे हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि अब कुछ कंपनी की भी जिम्मेदारी हो सकती है। शायद तुम भूल गए हो कि मिस्टर जिंदल के प्रोजेक्ट को हमें अगले हफ्ते ही फाइनल करके देना है। अक्षत बोलता है, ओ नो, मैं तो भूल ही गया था भाई, मिस्टर जिंदल का प्रोजेक्ट मैं अकेले कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, हेल्प चाहिए भाई, प्लीज़ प्लीज़ किसी की हेल्प दे दीजिए, मैं जल्दी से मिस्टर जिंदल का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँगा। विराट गुस्से से बोलता है कि नहीं, और तुम मिस्टर जिंदल का प्रोजेक्ट अगले 5 दिनों के अंदर करके मुझे दोगे, नहीं तो तुम हमारी लंदन वाली फैक्ट्री में जा सकते हो, वहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। अक्षत विराट से बोलता है, भाई ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है ना, आप मेरे भाई हो और या दुश्मन हो। मैं कैसे अकेले 5 दिनों के अंदर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर पाऊंगा। विराट उसे गुस्से से घूरते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें 1 महीने पहले ही इस प्रोजेक्ट को करने के लिए दिया था ना, तो अब बस इसमें तुम्हारी गलती है कि तुम इस प्रोजेक्ट को सीरियस ही नहीं ले रहे थे। मुझे नहीं पता है, बस और भी काम भी है तुम्हारे लिए, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अक्षत विराट के सामने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाता है, बोलता है, भाई प्लीज़ मेरे प्यारे भाई, मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किसी की तो हेल्प चाहिए होगी ना। आप चाहें तो मैं हमारी कंपनी में काम करने वाली काव्या से मदद ले लूँ। विराट उसे घूरते हुए गुस्से में बोलता है और उसके करीब जाता है। बोलता है कि जितना कहा है उतना सुनो। अक्षत बहुत ही ज़्यादा बोलता है, भाई आप कितने ज़्यादा खतरनाक हो, आप जैसा भाई तो भगवान कभी किसी को मत देना, जो अपने छोटे भाई को इतना ज़्यादा सता रहा है, उसको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। अक्षत
बहुत ज़्यादा रोने वाली एक्टिंग करता है और विराट के सामने घूरते हुए देखता है और बोलता है कि आप शायद भूल गए हैं कि मैं भी इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं नहीं करने वाला इतना काम। आपका छोटा भाई हूँ मैं, मेरा भी पूरा हक है इस कंपनी पे कुछ भी करने का। विराट अक्षत की तरफ घूरते हुए जाता है। अक्षत अपने मन में बड़बड़ाता है कि भाई इस तरह से मेरे करीब क्यों आ रहे हैं, भाई के दिमाग में क्या चल रहा है। अक्षत को बहुत ज़्यादा डर लगता है और वह बोलता है कि भाई आप इस तरह से मुझे घूर क्यों रहे हैं, आप मुझे ऐसे नहीं घूर सकते। जैसे ही विराट उसके करीब पहुंचता है, अच्छा तुरंत उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि भाई मान जाओ ना प्लीज़। विराट उसकी तरफ ना देखते हुए टेबल पर रखी फाइल्स को उठाता है और उसकी तरफ एक नज़र डालता है और फिर वहाँ से चला आता है, चेयर पर आकर बैठ जाता है। अक्षत फिर से विराट के पास जाता है और बच्चों वाली शकल रोने जैसी बनाकर बोलता है कि क्या आपको ज़रा सा भी तरस नहीं आता है मुझ पर। मैं मानता हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, गुड लुकिंग हूँ, जिसे हर लड़की चाहती है, हर लड़की जिस पर मरती है। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि आपको कोई भी लड़की पसंद नहीं करती है। मुझे लगता है कि शायद आप मुझसे इसी बात से बहुत ज़्यादा जेलस होते हो, तभी आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, इसीलिए आप जानबूझकर मेरे साथ ऐसा करते हो, है ना भाई। विराट गुस्से से अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसकी तरफ देखता है। तभी अक्षत इधर उधर देखने लगता है, अनजान बनने लगता है और बोलता है भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर आप मेरे भाई होते तो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करते, हैं ना। विराट अक्षत को साइड करते हुए अपनी फाइल्स को उठाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अक्षत समझ जाता है कि भाई नहीं मानने वाले और अक्षत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और विराट के पीछे पीछे वो भी बड़बड़ाता हुआ चला जाता है कि भाई एक बार तो मेरी बात सुन लीजिए, आप कैसा कर सकते हैं, कोई भी इंसान अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करता। आप कितने ज़्यादा निर्दयी दिल के हो जो अपने छोटे भाई को इतना ज़्यादा परेशान करते हो, आपको शर्म नहीं आती क्या। मगर विराट उसकी एक बात भी नहीं सुनता है, वो अपनी फाइल्स को उठाकर सीधा ऑफिस से बाहर आ जाता है और अपनी मर्सिडीज में जाकर बैठ जाता है। तो अक्षत जो अभी तक पीछे से उसके बहुत ज़्यादा बड़बड़ा रहा था, उसकी एक भी बात नहीं सुनी जाती। दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट जो आने वाले हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।